हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो लेकर आए हैं हेरिडिटी अर्थात इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता। एक पुरानी कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा, लाइक ट्रेंड्स टू बगेट्स लाइक, अर्थात जस मात पित तस संतान, अर्थात जैसे माँ बाप होते हैं उनकी संतान भी वैसे ही होती है। और इसका कहने का मतलब ये है कि जो एनिमल्स हैं, चाहे बकरी है, मुर्गी है या हाथी है, हाथी की संतान हाथी होगी, एलिफेंट की एलिफेंट होगी, हैन की संतान हैन होगी, गॉट की संतान गॉट होगी, वीट अगर प्लांट्स भी हैं तो प्लांट्स में भी वीट की संतान वीट अर्थात गेहूं की संतानें गेहूं होंगी, चने की संतानें चना होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि चना हाथी का निर्माण कर दे या हाथी गेहूं का निर्माण कर दे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल वही कहावत दोबारा आ जाती है, लाइक ट्रेंड्स टू बगेट लाइक, यानी कि जैसे माता पिता होते हैं संतानें भी ठीक उसी प्रकार होती हैं। आता है हेरिडिटी अर्थात आनुवंशिकता। जो माता पिता के लक्षण हैं उन लक्षणों को हम पेरेंट्स कैरेक्टर्स कहते हैं और वो संतानों में चले जाते हैं। माता पिता के जो लक्षण संतानों में चले जाते हैं, हम उन लक्षणों को हेरेडिटरी कैरेक्टर्स या आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और यही लक्षण, जो आनुवंशिक लक्षण हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। ये जो लक्षण हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। इसी को हम आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। अब देखिएगा, ऑफ स्प्रिंग्स में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स में भी नहीं पाए जाते। कुछ ऐसे लक्षण भी आ जाते हैं ऑफ स्प्रिंग्स में, संतानों में। ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब वंशज या संतानें। तो संतानों में कुछ ऐसे लक्षण भी आ जाते हैं जो ना तो माता में होते हैं ना पिता में होते हैं। तो ऐसे लक्षणों के आधार पर जो भिन्नताएं होती हैं संतानों में, उन भिन्नताओं को हम वेरिएशंस या विविधताएं या भिन्नताएं कहते हैं। इसको हम विविधताएं कहते हैं। देखिए, ऑफ स्प्रिंग्स में कभी कभी ऐसे लक्षण भी आ जाते हैं जो ना तो माता में होते हैं और ना ही पिता में होते हैं। तो ऐसे लक्षणों को हम क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। यानी कि उनमें उनके जो संतान हैं, वंशज हैं, उनमें कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं। और ये जो वेरिएशंस हैं दो प्रकार की होती हैं। इन वेरिएशंस को हम दो प्रकार में बांटते हैं। ये होती हैं सोमेटिक हो सकती हैं और जर्मिनल हो सकती हैं। कायिक विविधताएं या विभिन्नताएं, और दूसरा होता है जर्मिनल अर्थात जननिक, जर्मिनल विविधताएं या विभिन्नताएं। ये जर्मिनल हो सकती हैं। कायिक का मतलब है शरीर से ही है, शरीर में जो विभिन्नताएं आएंगी। और जननिक का मतलब है जो उनके जनन द्रव्य में या जन्म प्लाज्म में जो विभिन्नताएं आती हैं। देखिए, ये जो वेरिएशन है सोमेटिक, ये वेरिएशंस आ सकती हैं फूड से, टेम्परेचर या अन्य एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हो सकती हैं। ये जो वेरिएशंस हैं फूड के कारण हो सकती हैं, भोजन के कारण हो सकती हैं, टेम्परेचर के कारण हो सकती हैं, या कोई अन्य एक्सटर्नल फैक्टर हो
उसके कारण ये विभिन्नताएं ऑफ स्प्रिंग्स में देखने को मिलती हैं। जननिक जो हैं ये जर्म प्लाज्म में चेंज आने के कारण होती हैं, और यही जो जर्म प्लाज्म में जो परिवर्तन होगा, जनन द्रव्य में जो चेंज आता है, उससे जो विभिन्नताएं होंगी, जो वेरिएशन होंगी, यही आनुवंशिक होती हैं। यही जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, यही हेरिडिटरी होती है। आनुवंशिक जो हैं वो यही होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो परिवर्तन जाते हैं या जो लक्षण जाते हैं, वो जर्म प्लाज्म में परिवर्तन होने के कारण ही जाते हैं। अब आगे देखते हैं। अब एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। देखिए, जो जेनेटिक्स शब्द है वो 1905 में 1905 में विलियम बेटसन ने दिया था, लेकिन जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। देखिए, हेरिडिटी और जेनेटिक्स में है तो एक ही बात, लेकिन बहुत माइन्यूर सा एक डिफरेंस है, माइनर सा। देखिए, जो टर्म है ये तो विलियम बेटसन ने 1905 में दिया, लेकिन फादर ऑफ जो जेनेटिक्स हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। तो जेनेटिक्स में और हेरिडिटी में थोड़ा सा हम अंतर है कि देखिए, हम हेरिडिटी में यहाँ आनुवंशिकता लिखें, आनुवंशिकता में हेरिडिटी और जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। तो हेरिडिटी में क्या होता है, जो माता पिता के लक्षण संतानों में चले जाते हैं, जिन्हें हम जीन्स ट्रांसमिशन कहते हैं, यानी कि जीन्स का पारगमन होता है ऑफ स्प्रिंग्स में। तो माता पिता के जो लक्षण ऑफ स्प्रिंग्स यानी वंशजों में, संतानों में चले जाते हैं, उसकी स्टडी हम आनुवंशिकता या हेरिडिटी में करते हैं। और जो जेनेटिक्स है, आनुवंशिकी, ये इस विज्ञान के अंतर्गत हम जर्म प्लाज्म का अध्ययन करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है। और इसमें हम हेरिडिटी के साथ साथ एक दूसरे से जो भिन्नता आ जाती है संतानों में, जो डिफरेंस आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं, तो उनके भिन्न होने की प्रवृत्ति का, टेंडेंसी का स्टडी भी इसके अंदर किया जाता है, जेनेटिक्स के अंदर। देखिए, अब जेनेटिक्स से संबंधित जो आनुवंशिकी है, इससे संबंधित काफी पहले से ही कई रिसर्चेज होती रही हैं। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स हम बता रहे हैं। इससे संबंधित, जेनेटिक्स से संबंधित सबसे पहले एक थ्योरी दी गई थी, जिसको वेपर थ्योरी या वाष्प सिद्धांत कहते हैं। ये पुराने सिद्धांत हैं, अब इन सिद्धांतों की वर्तमान में कोई मान्यता नहीं रह गई है, कोई उपयोगिता नहीं है। 500 बीसी में पाइथागोरस ने कापुल बताया था कि संतानों में जो माता पिता के लक्षण किस प्रकार जाते हैं, या संतानें माता पिता जैसी कैसे होती हैं। तो इन्होंने बताया, जो कॉपुलेशन होती है, मैथुन क्रिया होती है, उसमें एक पिता की वाष्प है, वो माता के मैथुन क्रिया के दौरान जो आर्द्र वाप है, आर्द्र नमी है, वो वाप जो है कहाँ, माता के यूटेरस में चली जाती है। और इस प्रकार जो संतानें होती हैं वो पिता की तरह होती हैं, जस्ट लाइक फादर होती हैं, माता की तरह नहीं होती, और इसमें माता का कोई योगदान नहीं होता। लेकिन इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं माना जाता है। ये थ्योरी आज के टाइम में बिल्कुल गलत साबित हो गई, जब जेनेटिक्स और फादर ऑफ जेनेटिक्स जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपनी थ्योरीज प्रस्तुत की। अब देखिएगा अगली थ्योरी। दूसरी थ्योरी है सीमेन थ्योरी, अर्थात वीर्य सिद्धांत।
सीमेन थ्योरी में को दिया था एम्पिडोक्लीज ने 495 टू 435 बीसी में। एम्पिडोक्लीज ने सीमेन थ्योरी को दिया और इन्होंने ये बताया कि ये जो माता पिता हैं, यानी पिता और माँ है, इनका जो सीमेन है, इनसे निकलने वाला जो फ्लूइड है, वो ही जुड़कर क्या एम्ब्रायो अर्थात भ्रूण का निर्माण करता है। लेकिन ये थ्योरी बिल्कुल आज के टाइम में मान्य नहीं है। ये थ्योरी दी थी एम्पिडोक्लीज ने क्राइस्ट के जन्म से 495 से 435 वर्ष पूर्व। अब देखिए दूसरी अगली जो थ्योरी आई वो अरिस्टोटल ने दी, यानी अरस्तु ने दी, और इसको फ्लूइड थ्योरी या तरल सिद्धांत कहते हैं। तरल सिद्धांत अरस्तु ने 384 से 322 बीसी में दी। इन्होंने कहा कि माता के शरीर से जो रजोस्राव निकलता है और पिता के शरीर से जो वाइटलाइजिंग सीमेन अर्थात वीर्य निकलता है, ये दोनों ही फ्यूज होकर एम्ब्रायो या नए शिशु का निर्माण करते हैं। तो इसको तरल सिद्धांत कहा गया। लेकिन इस थ्योरी की भी अभी मान्यता नहीं है, ये इससे पहले थ्योरी मान्यता में थी। अगला आता है पैनजेनेसिस थ्योरी अर्थात पैनजीनवाद। इसको हम पैनजीनवाद कहेंगे। पैनजीन क्या है कि शरीर से, किसी भी माता पिता के शरीर से बहुत सूक्ष्म कण निकलते हैं जिनको हम पैनजीन्स कहते हैं, और ये जुड़कर नए जीव का निर्माण करते हैं। इस थ्योरी को दिया था डार्विन ने 1868 में, लेकिन अब इस थ्योरी का भी कोई महत्व नहीं है। अब आता है जर्म प्लाज्म थ्योरी। ये ऑगस्ट वीजमान ने 1886 में इस थ्योरी को दिया, और इस थ्योरी के अनुसार क्या है कि जो जर्म प्लाज्म है, जनन द्रव्य है, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। ये थ्योरी सर्वमान्य है। वास्तव में जो विभिन्नताएं आती हैं, वेरिएशंस आती हैं, वो जर्म प्लाज्म में परिवर्तन के कारण ही आती हैं। तो जर्म प्लाज्म तो है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जर्म प्लाज्म ही जाता है। इस थ्योरी को दिया था बीजमान ने, और इस थ्योरी को आज भी माना जाता है। अब आता है देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म है वो 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के एक शहर हिंजेनडॉर्फ में हुआ था। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ, हिंजेनडॉर्फ में। और 1843 में जो ऑस्ट्रिया था, तो और उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो 1939 से 45 तक ये जो ऑस्ट्रिया है ये फिनिश हो गया था, ख़त्म हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, और इसको जर्मनी ने कब्जा कर लिया था इस पर। और उसके बाद फिर इसको चेकोस्लाविया नाम, बाद में ये स्वतंत्र हुआ जर्मनी से, तो इसको चेकोस्लाविया कहा गया। और चेकोस्लाविया 1993 में पुनः मुक्त हुआ, अंदरूनी लड़ाइयाँ हुई, तो वहाँ से तो दो राज्य बने, एक चेक गणराज्य और दूसरा स्लोवाकिया। तो यहाँ चेकोस्लाविया का एक ब्रून सिटी था, उस समय ब्रून सिटी ऑस्ट्रेलिया में ही था, ऑस्ट्रिया में। तो ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री एक चर्च था, ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री एक चर्च, उसमें ये पादरी के लिए नामित किए गए, और वहाँ पर इनको ग्रेगर नाम की पदवी मिली। तो जो ब्रून सिटी था ऑस्ट्रिया का, वहाँ पर जो चर्च था, वहाँ पर इनको ग्रेगर नाम की पदवी से नवाजा गया था। इन्होंने वहाँ पादरी पद पर रहते हुए, पास्टर पद पर रहते हुए, इन्होंने पाइसम सैटाइवम नामक जंगली मटारिया, गार्डन पी पाइसम सैटाइवम, जिसको हम गार्डन पी कहते हैं,
जंगली मटर है, इस पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट किए, अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, यानी कि यहाँ पर प्रयोग किए हाइब्रिडाइजेशन के। इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो संकरण कराया था, आपस में मटर के पौधों में हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कराया, और इनके जो समस्त प्रयोग थे वो 1866 में पब्लिश हुए, 1886 में प्रकाशित हुए। और इन्होंने संकरण का यानी कि आनुवंशिकी के प्रयोगों को सारी दुनिया के लिए प्रस्तुत कर दिया और सारी दुनिया को अवगत कराया जेनेटिक्स के बारे में, आनुवंशिकता के बारे में। और उसके बाद सन 1900 में यानी 1900 सेंचुरी में, 1900 में जो हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज थे, हॉलैंड निवासी ह्यूगो डी ब्रीज एक पादप वैज्ञानिक रहे हैं, ह्यूगो डी ब्रीज। और जर्मनी के कार्ल कोरेंस थे, जर्मनी के कार्ल कोरेंस। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया के ईवीटी शेरमार्क, ईवीटी शेरमार्क ने इनके एक्सपेरिमेंट्स को, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, इनको दोहराया, पुनः ये सारे प्रयोग करके देखे। तो ये सभी प्रकार के जितने प्रयोग ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस मटर के पौधे पर किए थे वो सही पाए गए, उनको एग्जैक्टली सही पाया। और उसके बाद पता चला कि मेंडल के जो प्रयोग हैं वो बहुत ही सही हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। देखिए, आज हमने आनुवंशिकता से संबंधित आप लोगों को संक्षेप में कुछ जानकारियां दी हैं, जो आनुवंशिकता से संबंधित कुछ प्रयोग संसार में हुए हैं। और इसके बाद हम मेंडलिज्म यानी मेंडलवाद और मेंडल की जो जितने भी नियम हैं उन पर सीधे आएंगे। और आज का आपको टॉपिक कैसा लगा लाइक करिएगा, और अगर अच्छा लगा हो और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी दीजिए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।